नसीन, आखिरी चंद घंटों के अंदर जो वॉर इक्वेशन है वो बिल्कुल बदल कर रह गई है। ईरान का जो रिस्पांस है वो आखिरी चंद घंटों के अंदर इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है कि इसराइल वो तबाही फेस कर रहा है जो आज तक उसने फेस नहीं की है। लगता है कि नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद जो ईरान के हमले हैं वो किसी और लेवल के ऊपर जब वो चले गए हैं। शायद वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि नया सुप्रीम लीडर आए और उसके बाद फिर वो किसी और सतह के ऊपर इस जंग को जब वो लेकर जाएं। तो आज 11वां दिन है और जो तबाही इस वक्त इसराइल में आ रही है वो आज तक दुनिया ने नहीं देखी। देखिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान होता है। इसराइल और अमेरिका दहाइयों से मिडिल ईस्ट के ऊपर और ओआईसी ममालिक के ऊपर बमबारी करते चले जा रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और चूंकि इनका कभी अपना कोई नुकसान नहीं हुआ, इनको इमीडिएट किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर जो है वो ये हर चौथे साल जब वो किसी न किसी मुल्क को जब वो ये शिकार बना लेते हैं और फिर उसके ऑयल और गैस और दीगर दौलत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और आने वाली कई दहाइयां फिर वहां से जब वो लूटमार जब वो होती रहती है। तो ईरान के हवाले से भी इनका बुनियादी प्लान यही था, एक तो उसकी मिलिट्री पावर को खत्म करना, फिर उसके रिसोर्सेज जब उसको कब्जा कर लेना ताकि अगले 30-40 साल जो हैं वो यहां से जब वो बैठकर खाया जाए। तो ये गोल्स उनके अभी भी हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्ड कर रहा है जिस अंदाज के अंदर ईरान, ये गोल्स उनसे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और बल्कि जो लॉसेज हैं उनके वो इतने ज्यादा है कि अमेरिका के लिए इस जंग को जारी रखना डे बाय डे मुश्किल होता चला जा रहा है। इसराइल पहली बार वो चपेट फेस कर रहा है जो चपेट इसको बहुत जल्द और बहुत पहले पड़ जानी चाहिए थी। अगर ये चपेट इसको पहले पड़ गई होती तो ये इतनी बदमाशी जो इसने की है ये ना करता। ये ना ही इतना कोई दिलेर है, ये ना ही कोई इतना ताकतवर है। असल बात यह है कि बाकियों की जो खामोशी है और जो जुल्म के ऊपर बिल्कुल दुबक कर जो बैठ जाना है, ये वो चीज है जिसने इसराइल को इस रीजन का सबसे बड़ा जो बदमाश बनाया। गजा में जो कुछ होता रहा सब बिल्कुल खुली आंखों से खामोशी के साथ देखते रहे और ये इसके बाद तवक्को रखते रहे कि इसराइल बस गजा तक रुक जाएगा और गजा में जो कुछ हो रहा है इसके बाद रीजन में अमन आएगा। ये किसकी सोच थी? तो इसराइल ज़ाहिर है कि गजा में करने के बाद उसने यही चीज हर एक मुल्क के ऊपर अप्लाई करना थी, तो वो यही अप्लाई करने जब वो ईरान पर पहुंचा। ईरान पर इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की है, ईरान के इन्होंने जो है वो फ्यूल डिपोज तक को निशाना बनाया है, जो कि इतनी ये बदमाशी है कि ये किसी सूरत कोई जंग नहीं है। और ऑयल डिपोज को निशाना बनाकर जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो किया गया है ये आने वाले कई सालों तक मुतासर कर सकता है। लेकिन जो अब ये फेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसराइल के पास टाइम जो वो बहुत थोड़ा रह गया है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस जंग को जब वो जारी रखना। अब ईरान ने पिछले चंद घंटों के अंदर 32, 33, 34 ये वेव जब उन्होंने फायर की हैं और इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि ईरान ने यह कहा है कि हम अब 110 से नीचे कोई मिसाइल जो फायर नहीं करेंगे। तो ईरान ने इस जंग से पहले जो बातें की थी वो भी दुरुस्त साबित हुई और ड्यूरिंग द वॉर जो वो बातें कर रहे हैं वो भी दुरुस्त साबित हो रही हैं। जंग से पहले उन्होंने कहा था कि ये पूरा मिडिल ईस्ट मैदानी जंग बनेगा, हम अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाएंगे, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो बंद होगा, हमारे लिए कोई रेड लाइंस नहीं होंगी, अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो फिर हमारा रिस्पॉन्स दूसरी तरह का होगा। ये तमाम चीजें सच साबित हुई। ड्यूरिंग द वॉर जो वो बात कर रहे हैं वो अगले घंटे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि 110 से नीचे हम कोई मिसाइल नहीं भेजेंगे। नाज़रीन, इस वक्त खैबर शिकन जो मिसाइल हैं बड़े हैवी मिसाइल, तबाही मचा देते हैं ये मिसाइल और ये बरसे हैं तल अवीव के ऊपर और इतने बड़े नंबर्स के अंदर बरसे हैं कि तल अवीव ने आज तक ये फेस नहीं किया। देखें, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना आसान होता है, ये इसराइल करता है। इसराइल इतनी तबाही और नुकसान और लॉसेज जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इसने दूसरे मुल्कों के अंदर फैलाए हैं, ये खुद इतनी तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तल अवीव के ऊपर बरसा है खैबर शिकन मिसाइल और ना सिर्फ खैबर और 110 वॉरहेड के साथ, और ना सिर्फ खैबर शिकन बरसा है बल्कि और मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी तल अवीव के ऊपर बरसे हैं। बहुत बड़ी तबाही इस वक्त तल अवीव और बाकी इजरायली एरिया जो फेस कर रहे हैं। और दरमियान में उड़ती खबर यह भी आ रही है कि नेतन्याहू का भाई मारा गया है और बैन गवर जो ये वॉर क्रिमिनल है और वांटेड है और ये गजा में जेनोसाइड का सबसे बड़ा किरदार है। तो और फिर वेस्ट बैंक में और लेबनान में और ईरान पर जंग का सबसे बड़ा हामी और यमन, तो ये शदीद जख्मी हुआ। ये उड़ती खबर भी आ रही है और कल से ये चल रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे इसमें कितनी सदाकत है और ये जनरेट जो वो कहां से हुई है, क्योंकि ईरान की जानिब से नेतन्याहू के ऑफिस और नेतन्याहू के घर के ऊपर जब वो अटैक किया गया, जो ये बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि ईरान की कैपेबिलिटीज इतनी है। और साथ ही जो हिजबुल्लाह है वो भी एट पैरेलल, हिजबुल्लाह ईरान के पैरेलल जो है वो जनाब अली शदीद बारिश कर रही है। इस वक्त इजरायली सेटलमेंट्स और इजरायली ट्रूप्स वो हिजबुल्लाह की मिसाइलों और रॉकेट्स और ड्रोन्स की बारिश के अंदर है और बड़ी हैवी कैजुअलिटीज वहां पर हो रही हैं। और जो इराक की रेजिस्टेंस है वो भरपूर हमले इराक में अमेरिकी बेसेस के ऊपर कर रही है। और अब उड़ती खबर यह भी है कि उन्होंने गल्फ ममालिक में अमेरिकी बेसों पर हमले शुरू कर दिए। कुवैत के अंदर बताया जा रहा है कि यह पहला हमला इराक की रेजिस्टेंस की जानिब से जब किया गया। हुर्मुज़ को खुलवाना चाहता है मैक्रोन, इजराइल, अमेरिका, यूरोप
कह रहे हैं जी हुर्मुज़ को खोलें और नहीं तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहे हैं और ज्वाइंट नेवल मिशन लेकर आ रहे हैं। तो ईरान ने ऑफर दिया, उन्होंने कहा आपको ये एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आपके लिए बहुत सस्ती सी ऑफर है, बहुत बहुत सस्ती, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको इतनी खजल खारी, आप वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आएंगे, इतने वॉरशिप्स लेकर आएंगे, क्या आप मुश्किल में पड़ रहे हैं, हम आपको एक सादा सी और आसान सी ऑफर देते हैं। ईरान ने कहा है कि जो जो मुल्क अमेरिकी और इजरायली एम्बेसडर्स को निकालेगा उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला हुआ है, वो अपनी जहाज यहां से लेकर जा सकता। तो आपको बताया ना कि इजराइल और अमेरिका कैसी ऑफर्स देते हैं, हमास को निकाल दो तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, हिजबुल्लाह को निकाल दो तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट्स देंगे, ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दो तुम्हारे लिए ये ऑफर है। तो ईरान ने इसी किस्म की ऑफर जब वो रीजन को दी है और बाकी मालिक को दी है, यूरोप को दी है, मैक्रोन को दी है कि आप इजरायली और अमेरिकी डिप्लोमेट्स को निकाल दें और जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जब आपके लिए खुला हुआ है, आप बिला वजह मुश्किल में पड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आएंगे, क्या क्या मुश्किल में पड़ रहे हैं। उधर अमेरिका 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहा है, आ गया है और उसका हशर क्या हो रहा है आपके सामने। तो आप बिला वजह जाना एक मुश्किल रास्ता ले रहे हैं, हम आपके लिए जो आसान रास्ता दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं स्कोप ऑफ द वॉर। दरमियान ये खबरें चल रही हैं कि ईरान को मैसेजेस जा रहे हैं सीज फायर के लिए। तो ईरान ने ये कहा है कि ये जो इनका तरीकाकार है ना, बम मारना और फिर चौथे दिन सीज फायर कर लेना, फिलहाल हम इनको एक सबक सिखाना चाहते हैं, इनको सबक सिखाना चाहते हैं कि ये दोबारा ये जो इनका साइकिल ऑफ वॉर है, ये इनका एक साइकिल ऑफ वॉर है, बमबारी करना फिर निगोसिएशन करना और सीज फायर करना फिर बमबारी करना, ये साइकिल ऑफ वॉर, इस साइकिल को इस वक्त जब हम तोड़ेंगे और इनको एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा जरूरत ना कर सकें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस वक्त की खबर है वो अमेरिका की सबसे बड़ी खबर इस वक्त बनी हुई है। ये माउथ पीस है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का और इजराइल का। ट्रंप के एडवाइजर उसको कह रहे हैं हैव अ क्विक एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर। ट्रंप साहब बहुत जल्दी, देरी नहीं, क्विक, रैपिड, जल्दी से इस जंग से निकल जाएं, यही आपके लिए बेहतर और यही अमेरिका के लिए बेहतर है। कोई ऐसा आपको पता है ट्रंप का जो यू टर्न है, बल्कि वो वी टर्न जो है, मतलब वो फौरी वापसी, पतली गली। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि ट्रंप के एडवाइजर्स ने उसको कहना शुरू कर दिया है फौरी तौर पर सूरज गुरूब होने से पहले पहले इस जंग से निकल जाएं, ये आपके लिए बेहतर है। तो आप मुझे बता दें कि इतनी बड़ी हजीमत, ये अब अभी 3-4 दिन से इन्होंने न्यूक्लियर की बातें शुरू कर दी हैं, यानी इस जंग को चौथे पांचवें दिन से ही ये कह रहे हैं हम न्यूक्लियर गिरा देंगे, हम फलाना कर देंगे। 4 साल हो गए पुतिन को, रशिया को यूक्रेन वॉर के अंदर, 4 इयर्स अभी तक उन्होंने न्यूक्लियर नहीं इस्तेमाल किया और ये 5वें दिन ही कह रहे हैं हम न्यूक्लियर गिराएंगे, न्यूक्लियर गिराएंगे। मुझे बताइए कि शिकस्त, ओ भाई इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी कि वो चौथे दिन अमेरिका की इतनी बड़ी पार, इजराइल की इतनी बड़ी पार, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब इस जंग का हिस्सा है, ये सब इस जंग का हिस्सा है। गल्फ ममालिक ने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेपन खरीदा हुआ है वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा एयर डिफेंस वही है ना जो खरीदा हुआ है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो इस्तेमाल हो रहा है, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी इकॉनमी इस्तेमाल हो रही है, उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है और ये चौथे दिन कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर गिराएंगे। तो ये शिकस्त नहीं तो मुझे बताएं और क्या है कि आपकी कन्वेंशनल पावर चौथे दिन ईरान के सामने फेल हो गई है। इन्होंने ना सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर जितने टारगेट्स थे ईरान के अंदर जो इन्होंने तय किए हुए थे कि यहां बमबारी करेंगे, लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, ये इन्होंने सारा करके देख लिया। उसके बावजूद चूंकि ईरान के हमले ना सिर्फ जारी हैं बल्कि वो तो तेज हो रहे हैं, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा टारगेट हिट करें। और इन्होंने इवन कारपेट बॉम्बिंग भी शुरू कर रखी है पिछले 3 दिनों से। कारपेट बॉम्बिंग आप तब करते हैं जब आपके पास प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं होती है, जब आपके पास आपको समझ नहीं आ रही कि हमला करना कहां है, तो बस फिर ये जुल्म की इंतहा कर दी जाती है कि बस बम बरसना शुरू हो जाते हैं। ये तेहरान जो कि सिविलाइजेशनल कैपिटल है उसके ऊपर ये कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो 4-5 दिनों के अंदर जो इन्होंने टारगेट हिट करना थे और इनके मुताबिक कि अगर इतने टारगेट हिट कर लिए जाते तो ईरान कोलैप्स हो जाएगा, वो इन्होंने करके देख लिया। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा टारगेट हिट करें और अब ये कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं और ऑयल डिपोज को निशाना बना रहे हैं जिसकी इन्वायरमेंटल डिजास्टर आने वाले सालों तक। तो मैं आपको बता रहा हूं अगले घंटों में आप कुछ सरप्राइज देखेंगे। ईरान भी ऑयल डिपोज को निशाना बनाने जा रहा है। ईरान बिल्कुल इसका जवाब, ईंट का जवाब जो पत्थर से देने जा रहा है, जो इन्होंने ऑयल के ऊपर अटैक किया बिल्कुल ईरान ऐसे करने जा रहा है। और बाकी जो वो मिसाल बरसा रहा है वो इंटेंस से इंटेंस होते चले जा रहे हैं। तो अमेरिका की तो इस वक्त हो गई मत मारी गई। अमेरिका का जो नुकसान हो गया है उसके लिए बेहतर यही है कि वो फौरी तौर पर जब इस जंग से निकल जाए, यही उसके लिए बेहतर है और यही वॉल स्ट्रीट जर्नल जब रिपोर्ट कर रहा है। मैं हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रंप एडवाइजर अर्ज हिम टू फाइंड ईरान एग्जिट फियरिंग पॉलिटिकल बैकलैश। आपकी कुर्सी जा सकती है, अमेरिकन एज एन एम्पायर भी ज़ाहिर है वो तो डैमेज हो ही रहा है, आपकी कुर्सी भी जाएगी। फौरी तौर पर जंग से निकल जाए, ये ट्रंप को जब मैसेज दिया जा रहा है। तो अमेरिका का जितना नुकसान हो गया है उसके लिए बेहतर यही है, उसकी समझदारी का फैसला यही कि वो फौरी तौर पर जंग से निकले। और चूंकि इसराइल तो सबकी तबाही चाहता है, वो अमेरिका का नुकसान हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, यूरोप को हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, और उसका आखिरी स्टेप ये है कि गल्फ और टर्की और पाकिस्तान को भिड़वा दो ईरान से। ये उनका एक आखिरी स्टेप है, वो ये करना चाहते हैं। और जो 5-7 दिन 10 दिन ये जंग चलेगी और अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल अटैक होता रहेगा तो फिर ये ममालिक जो हैं
कोई इकदाम जो ईरान के खिलाफ उठा सकते हैं। तो यह है उनका लास्ट ऑफ द लास्ट ऑप्शन, न्यूक्लियर गिराने से पहले। तो वो उसके लिए फिर जंग जारी रखना जरूरी होगी, 10-15 दिन 20 दिन। तो उसके बाद ये मुल्क जो है वो हो सकता है अटैक करें, जो कि इन सबकी सबसे बड़ी गलती होगी। इनकी तारीख की इससे बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये इस जंग में फाते नहीं हो सकते। ये तमाम ममालिक ये ईरान के खिलाफ जंग में फाते नहीं हो सकते, और ना ही ईरान जाहिर है कि इसमें से कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर सकता है। तो सब जो है ना एक दूसरे को तबाह कर देंगे। ईरान जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा, और ये ममालिक जो हैं जो ईरान पर जाकर अटैक करेंगे ये भी कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे और इसराइल के हाथों में खेलेंगे। तो अब इसराइल का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए एक एक दिन मुश्किल है कि वो उस जंग को जारी रखे। इसलिए ईरान ने बहुत तेज कर दिया है अटैक इसराइल के ऊपर। अमेरिका की तो बस हुई पड़ी है, ठीक है ना, और वो जितना इस जंग को खींचता चला जाएगा उसका नुकसान जो वो बढ़ता चला जाएगा। देखें, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका नुकसान होता चला जाए। अमेरिका जो है ना कीमत इसकी पे करने के लिए तैयार नहीं है इस जंग में। अगर उसने अपने अहदाफ आखिर में हासिल कर भी लिए तो भी जो है उसका नुकसान इतना हो चुका होगा कि वो ये अहदाफ उसके कुछ काम नहीं आएंगे, समझ रहे। और ईरान अभी तो एक लंबी जंग लड़ने की जो है वो उसमें बिल्कुल सलाहियत नजर आ रही है। सो अब आगे चलकर जो सबसे हसास मरहले, यानी पहली बात तो यह है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा एक दबाव है ट्रंप पर कि इस जंग को रोका जाए। बिलफर्ज अगर ये जंग नहीं रुकती है तो आगे चलकर दो हसास मरहले आने वाले हैं। एक ये कि गल्फ भिड़ने जा रहा है, यानी उस पर दबाव आएगा और ये सारे मामला होंगे गल्फ, टर्की और पाकिस्तान के, ये ईरान के ऊपर अटैक करें। और दूसरा न्यूक्लियर है, ठीक है ना। ये आगे चलकर दो हसास मरहले जब आने वाले हैं, लेकिन भुरकस निकल रहा है इस वक्त इसराइल का, और गल्फ को बिल्कुल समझदारी का जो मुजाहरा करना होगा जो अभी तक वो कर रहे हैं। अब जनाब अली, स्कॉट रिटर ने सबसे पहले ये खबर दी है। स्कॉट रिटर के तजिए हमने पहले भी आपके सामने रखे हैं। वो अमेरिका के वेपन इंस्पेक्टर भी रहे हैं और काफ़ी आला उहदों के ऊपर रहे हैं। उनकी बात की बड़ी अहमियत है। और स्कॉट रिटर ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू के घर के ऊपर जो अटैक हुआ, जो ईरान ने किया, उसमें इसका भाई मारा गया। नेतन्याहू का जो भाई है वो इसमें मारा गया है, ये स्कॉट रिटर कंफर्म कर रहा है। और फिर इसको यरूशलेम पोस्ट कैसे लिख रहा है? ईरानियन मीडिया क्लेम्स बेंजामिन नेतन्याहू ब्रदर इज डेड। अब जेरूसलम पोस्ट उस खबर को उठा रहा है कि ईरानियन मीडिया ऐसा क्लेम कर रहा है। अच्छा, तो इसके साथ जो है वो जो बेन गवर है, आपको पता है बेन गवर ने ये खुलेआम कहता था कि गजा का पानी बंद कर दो, गजा में एक निवाला नहीं जाना चाहिए। फिर जो फलस्तीनी कैदी जेलों के अंदर मौजूद हैं, जो जुल्म इसने उनके साथ जाकर किया है, ये अपने आप में कोई इंसान है ही नहीं, ठीक है ना। ये शैतानियत के आला दर्जे के ऊपर फायज है। तो इसके ऊपर अटैक हुआ है और ये शदीद तरीन जख्मी है। ये भी स्कॉट रिटर की खबर है। फिर इसको ईरानियन मीडिया जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने इस खबर को रिपोर्ट किया है। फिर जो रशियन मीडिया है वो उसने इस खबर को रिपोर्ट किया है। ज़ाहिर इसराइल से तो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसराइल से तो किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रशियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, ईरानियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, स्कॉट रिटर इसकी जो बात कर रहा है। तो बहरहाल उनके लॉसेज शदीद तर हो रहे हैं, शदीद तर लॉसेज हैं। और निशाना जो सबसे ज़्यादा तल अवीव और उसके बाद हाइफा है। अच्छा, अब आईआरजीसी ने जो वेव्स फायर की हैं पिछले चंद घंटों के अंदर, उन्होंने 3 से 4 वेव जो है वो फायर कर दी हैं। वैसे 24 घंटों के अंदर वो 2 से 3 वेव जो है वो फायर करते हैं, और अब उन्होंने चंद घंटों के अंदर, और उसमें जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं वो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर। और जिसमें सबसे बड़ा जो है वो खैबर शिकन मिसाइल। अच्छा, ये सॉलिड फ्यूल है, एक लिक्विड फ्यूल होता है, एक सॉलिड फ्यूल होता है। टेक्निकल सी बात है, इसको थोड़ा समय लेके। सॉलिड फ्यूल वो है कि आपने उसको बनाया और वो पड़ा हुआ है फॉर मैनी ईयर्स, वो पड़ा हुआ है। आपने जब उसको इस्तेमाल करना है आप फौरी तौर पर उसको विद इन मिनट्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इट इज रेडी टू यूज। इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। जो लिक्विड फ्यूल होता है इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको यानी कि उसमें फ्यूल करना पड़ता है, और उसमें यानी मेंटेनेंस और वो सारा, उसकी लॉन्चिंग का जो टाइम है वो ज्यादा आपको चाहिए। वो बना पड़ा है और उसको आपने फायर करना है। यहां पर थोड़ा सा आपको उसको जो वो फ्यूल के हवाले से और बाकी मेंटेनेंस के हवाले से जो लिक्विड फ्यूल होता है उस पर आपको टाइम लगता है, उसको रिफ्यूल जब वो करना पड़ सकता है। तो दोनों की अपनी अपनी खसूसियात हैं। तो सॉलिड फ्यूल जो है ना ये ज्यादा तबाकुन है, और ये इस वक्त जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, अब आईआरजीसी ने जो उधम मचा दी इजराइल के अंदर, और बड़े स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स है वो हिट कर रहा है। मिसाल के तौर पे इससे पहले हिजबुल्लाह ने जो उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटी है उसको हिट किया है। देखें, एक पूरे पैरेलल तरीके से एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये जंग हो रही है, अंधाधुंध जंग नहीं हो रही। उधर हिजबुल्लाह ने हिट किया, अभी ईरान ने क्या हिट किया? ईरान ने जो इनकी सबसे बड़ी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है तल अवीव के साउथ के अंदर है, ये यानी इतना हसास तरीन ये सेंटर है, उन्होंने रखा भी तल अवीव के अंदर हुआ। ये क्या काम करता है कि जो इजरायली एयरक्राफ्ट है, जो इजरायली फाइटर जेट्स हैं जो अटैक करने जा रहे हैं, और जो इजरायली एयर बेसेस हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है वो ये साइट मैनेज करती है। तो ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा। अब इस कम्युनिकेशन साइट को ईरान ने तबाह कर दिया। दैट मींस कि इसको फौरी तौर पर विद इन आवर्स, विद इन डेज इसको रिपेयर ही नहीं किया जा सकता। और इसका काम आप जरा अंदाजा कर लें कि ये जेट्स और एयर बेसेस इनके साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में मदद देता है।
तो ये है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइल का। अगर ये तबाह होता चला जाएगा तो इसराइल एक मॉडर्न मिलिट्री मशीन के तौर पर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। भाई एयर बेसेस और जेट्स का आपस में कम्युनिकेशन जब डिस्टर्ब होगी, इसके अलावा उनकी कोई और एक दो साइट्स होंगी, तो मेजर डिसरप्शन तो यहां पर आ गई। तो अब ये क्या करेंगे? तो स्पेशल ऑपरेशन ये जो है वो एरोस्पेस फोर्स की जानिब से जब वो लॉन्च किया गया है और मुकम्मल तौर पर वो कह रहे हैं हमने इस सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिडिल ईस्ट में किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो इतनी प्रेसिजन के साथ इसराइल के इन हसास तरीन एरियाज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो ईरान कर रहा है। अच्छा जी, लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड फ्यूल जो खैबर शिकन मिसाइल्स हैं इक्विप्ड विद 110 वॉर हेड्स, ये फायर किए गए और एक वेव के अंदर 12 से 15 खैबर शिकन, फिर दूसरी वेव के अंदर इसी तरह, फिर तीसरे, यानी बहुत बड़े नंबर्स के अंदर तल अवीव खैबर शिकन मिसाइल का मरकज है, वहां पर ये बरस रहे हैं, वो असल निशाना है। सो तल अवीव इन द हार्ट ऑफ द ऑक्युपाइड टेरिटरीज वाज हिट बाय मोर देन 10 मिसाइल्स ऑफ दिस टाइप, खैबर शिकन मिसाइल्स, जिसका 110 से वॉरहेड ज्यादा है। ये बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को जब जमीन बोस कर सकता है और ये बंकर्स के अंदर जाकर जब वो हिट कर सकता है, ये बहुत बड़ी तबाही, ये बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को जब तबाह कर सकता है।